जल्दी आओ बच्चों, जल्दी आओ। देंगे बेटा, कब तक मतलब? अरे गेट बंद करके आ जाओ। हाँ भैया, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। क्या बोल रहे हैं? नहीं, हाँ भैया, हमने कल पी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज अपन चलते हैं बोरॉन फैमिली, ग्रुप थर्ड ए और 13, ग्रुप थर्ड ए और 13। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फैमिली मेंबर्स की। बच्चों चुप हो जाओ। ये फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना? चुप हो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब देखिए बच्चों, इसमें जो बोरोन है ना, वो टिपिकल नॉन मेटल है, और ये बाकी सारे मेटल्स है, ठीक है ना? बोरॉन टिपिकल नॉन मेटल, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना? बोरॉन इज कंसीडर्ड टिपिकल नॉन मेटल। हाँ, अगर मान लीजिए ऑप्शन में नॉन मेटल ना हो और ऑप्शन में एक हो मेटलॉइड, तो फिर अपन मेटलॉइड कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये, कई बार ये मेटलॉइड में भी चला जाता है। लेकिन अगर नॉन मेटल मेटलॉइड दोनों है तो आप एक नॉन मेटल को करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से लड़ सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले ये पढ़ लिखिए। फिर देखिए बच्चों, बोरॉन की बात करें तो बोरॉन की कॉम्प्लेक्स सीडी स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर B12 यूनिट्स होती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, फुलरिन, फुलरिन में C60 पढ़ते हो ना, इसमें वो होती है B12 यूनिट्स, ठीक है? फिर देखो, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। देखो, कोई भी कंपाउंड जिसकी अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही आता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ने में आपको एनर्जी ज्यादा ही लगानी पड़ेगी, कम एनर्जी से पार पड़ेगी नहीं। हमने लिखा कॉम्प्लेक्स सीडी स्ट्रक्चर हैविंग B12 यूनिट्स, इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है?
हो गया साहब। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इट रिप्रेजेंट्स एलोट्रोपीज। बोरोन रिप्रेजेंट्स एलोट्रोपीज। बोरोन रिप्रेजेंट एलोट्रोपीज। एलोट्रोपीज नाम जानते हो क्या? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, जस्ट लाइक जैसे कार्बन की क्या क्या होती है? डायमंड, ग्रेफाइट, सब हमें डिस्कस भी करना है उनको। तो बोरोन रिप्रेजेंट्स एलोट्रोपीज। एंड एक मिनट आगे लिखो, एंड इट हैज टू आइसोटोप्स। एंड इट हैज टू आइसोटोप्स। बोरोन 510, बोरोन 511। ठीक है ना? बोरोन 510 एंड बोरोन 511। ठीक। आइसोटोप हमने डिस्कस किया था कभी? कहाँ किया था? फर्स्ट चैप्टर जब अपन ने पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है साहब। अब देखो बच्चों, बोरोन जो है ना वो काफी हार्ड सब्सटेंस है, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ी कॉम्प्लेक्स है और हल्का भी है। हार्ड होने के साथ साथ हल्का ही है ना। लाइट एलिमेंट होगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 5 ही था। समझ में आ रही है? तो स्ट्रक्चर काफी इसकी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना? तो इसका यूज अपने को है ना वेरियस पार्ट्स ऑफ जेट एरोप्लेन, एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट्स बनाने में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हल्का होगा तो जब कोई भी उड़ेगा तो उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो लिखिए बच्चों, लिखिए बोरॉन। बोरॉन इज ए वेरी हार्ड मेटल, इज ए वेरी हार्ड एंड लाइट, लिख लो, वेरी हार्ड एंड लाइट एलिमेंट। So it is used, so it is used in the making of various parts of aeroplane. ठीक है? एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट्स बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है साहब। फिर लिखो, लिखो बोरॉन, बोरॉन रोड्स। बोरॉन की जो रोड होती है ना, बोरॉन रोड्स आर यूज्ड, छड़े जो होती है, बोरॉन रोड्स आर यूज्ड, है ना, आर यूज्ड एज ए कंट्रोलिंग रोड्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ये कंट्रोलिंग रोड्स क्या होती है? न्यूट्रॉन की स्पीड को एक क्या करना, रेंज में रखना, ना बहुत ज्यादा होने देना ना बहुत कम होने देना। समझ में आया मामला? बोरॉन रोड्स आर यूज्ड एज कंट्रोलिंग रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है ना? ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो बच्चों, बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो आर्यन मिस में एल्यूमिनियम की क्या खास बात है बेटा? ये देखो बच्चों, ये मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अगला पॉइंट लिखो, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। सही है क्या? अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट होता है ये। अच्छा, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है क्या? जनाब अली ने बेकार गया पंजाबी सॉन्ग, अली अली यही तो है। तो ये बाद में लिख लेंगे, है ना, कहीं पॉइंट आएगा वहां आ जाएगा। एल्यूमिनियम के बाद आओ बच्चों गैलियम। देखो गैलियम की क्या खास बात है समझना। देखो रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड है ना। लिखिए बच्चों, एट रूम टेम्परेचर गैलियम इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 30 डिग्री सेल्सियस। तो जस्ट थोड़ा सा टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर ऊपर चले गए तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड। एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये, है ना। तो आप बताओ बच्चों, ये काफी लंबा चौड़ा डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
यानी इस टेम्परेचर रेंज में ये लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2400 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड में बना रहेगा। तो लिक्विड में बना रहेगा तो मैं इसको हाई टेम्परेचर के थर्मोमीटर में यूज ले सकता हूँ। क्या वाटर को ले सकते हैं क्या? वाटर तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तो वेपर फेज में आ जाएगा, तो जिस थर्मामीटर में आप भरोगे हो सकता है कोलैप्स कर जाए। कर सकता है नहीं कर सकता? समझ में आया? तो देखिए बच्चों, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस in melting and boiling point, gallium can be used in high temperature thermometer. ठीक है ना, हाई टेम्परेचर के थर्मोमीटर में अपन इसको यूज ले सकते हैं। ध्यान है ना, रूम टेम्परेचर पर ये कौन से स्टेट में मिलता है आपको? सॉलिड। जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाते ही ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, गैलियम के स्ट्रक्चर में एक खास बात है कि इसकी स्ट्रक्चर में Ga2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है ना, तो लिखिए गैलियम हैज Ga2 मॉलिक्यूल्स, गैलियम हैज Ga2 molecules. अब देखो बच्चों, गैलियम की एक बहुत और तगड़ी खास बात क्या है कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सॉलिड स्टेट में जो इसका वॉल्यूम है और जो लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम है, सॉलिड स्टेट में इसका वॉल्यूम ज्यादा आता है। ऐसा और किसके साथ होता था? वाटर के साथ होता था ना, होता था बच्चों वाटर के साथ। बोलो, वाटर के केस में भी क्या होता था? आइस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आता था ड्यू टू ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर। होता है नहीं होता? तो लिखिए बच्चों, गैलियम का वॉल्यूम कौन सी स्टेट में? V मतलब वॉल्यूम, सॉलिड स्टेट में ज्यादा है लिक्विड स्टेट से। तो आप मुझे बताओ, जब गैलियम को आप सॉलिडिफाइड करोगे, सॉलिडिफाइड मतलब समझ रहे हो, लिक्विड से सॉलिड में, तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम ज्यादा है ना। ये क्वेश्चन आया है बच्चों एग्जाम में। लिखो, ऑन सॉलिडिफिकेशन volume of gallium increases, volume of gallium increases। ठीक है, चलिए अब आप रीना लो बच्चों, जनरल प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज में लिखो, पहले लिखो बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ये होगा? NH2 NP1 होगा ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है, और +1 किस में मिलेगी? Tl थेलियम में मिलेगी। रीजन बताओ? इनट पेयर। ठीक है, +3 एंड +1, और इसका रीजन है इनट पेयर इफेक्ट। हमने पढ़ा था ये। ठीक है साहब, फिर लेते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस। ये आया हुआ बच्चों क्वेश्चन, JEE 2016 में आ चुका, नीट में भी आया है, उसके बाद 18 में आया था, पता नहीं आया हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49, 81। ये आपको याद होगा, एटॉमिक नंबर निकालना मैंने सिखाया था मैजिक नंबर से। अब एक बार मैं इनका रेडियस लिख रहा हूं।
88 पिकोमीटर, फिर 143। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद नहीं करनी। अब देखो बच्चों सुनो, अब जनरली अपन जब ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो रेडियस राइज होती है, लेकिन यहां देखो, यहां क्या लफड़ा हुआ, एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाने पर जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज होगी, या ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं। मैंने आपसे बोला था कि अगर डिफरेंस लेस देन 10 का आता है तो आप उसको इक्वल मान सकते हैं ना। तो अब देखो बच्चों, ये 13 और 31 है। 13 और 31 के बीच में एक सीरीज आती है 21 to 30 आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, या इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्या, बोलते हैं? केशव शर्मा बोलते हैं पक्का? तो अब देखिए बच्चों, यहां जो लफड़ा हुआ ना, यहां इनके बीच में डी की एंट्री हुई पहली बार, और जब भी किसी की पहली बार एंट्री होती है तो उसका इफेक्ट पक्का आता है, आएगा। तो साइज एक्चुअली क्या होता है, डी का जो सिल्डिंग इफेक्ट है वो पुअर तो नहीं बोल सकते, पुअर बोल सकते हैं। तो पुअर बोलने के कारण क्या होगा कि न्यूक्लियस इसका बेनिफिट उठाएगा और न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा ना। तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों डी या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों जिनको अगर ये नहीं आती है चीजें, पीरियडिक टेबल में आप पढ़ लेना मॉर्निंग की क्लास में, इसको बोलेंगे डी या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सारी बात एक्सप्लेन की है मेरी, इधर आइए। ऑलमोस्ट सिमिलर है, ना के बराबर डिफरेंस है। तो अब आप देखो बच्चों, 49 और 81 के बीच में अगर आपको पता होगा तो 58 to 71 ये सीरीज आ जाएगी क्या? तो इसका रीजन एफ, या जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं क्या? तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, टॉपिक था पीरियडिक टेबल, अगर आपको पता हो तो हम कर चुके हैं इनको डिस्कस। हो गया भैया? हाँ जी, नेक्स्ट लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोगों ने डिस्कस की थी क्या? हाँ, देखो क्या रेगुलर ट्रेंड आता है इसमें? नहीं है। देखो बच्चों, अपन ले रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, बातें नहीं करें। अगर मैं इनकी एनर्जी देखूं तो बच्चों ये है बच्चों, और ये लगभग लगभग ठीक, याद नहीं करनी आपको। अब देखिए बच्चों सुनो, अगर आप ध्यान दें तो इनकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, और यहां देखो इसकी ज्यादा है। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब दो एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, इक्वल ही था 167 और 170, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है,
इसमें 49 ही थे और इसमें कितने 81 है, तो किसकी न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो गई 81 वाले, होगी कि नहीं होगी सर, होगी। तो अगर देखो बच्चों, अगर अपन है ना इसको इस तरह से समझाएंगे, देखिए देखो बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम थोड़ा सा ऊपर, फिर इंडियम और फिर टीएल। तो देखो अगर अपन इसका एग्जैक्ट ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा किसका, बोरोन के बाद टीएल, टीएल के बाद बोलो गैलियम, गैलियम के बाद है ना, इनका दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल ही है, गैलियम एंड एल्यूमिनियम का, एंड देन इंडियम। हो गया, आया समझ में। अच्छा यहाँ रीजन बताओ, वही वापस कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ रीजन बताओ, एफ कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई बातें हैं बच्चों वापस, हाँ भैया। अब अभी अपन ने क्या बोला था, बोरोन कैसा बोरोन कैसा एलिमेंट है, टिपिकल नॉन मेटल, है ना। डाटा याद नहीं करने बच्चों, हटा दो। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं बोरोन की, तो बोरोन से अगर मैं ऐसा पूछूं कि B+3 क्या ये आयन बन सकता है, देखो बोरोन कभी भी B+ आयन बना ही नहीं सकता है। रीजन क्या होता है कि जब हमें इनमें क्या करना पड़ेगा, 3 आयन एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्या 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 काम आएंगे, फर्स्ट निकाला तो आई फर्स्ट, सेकंड निकाला तो आई सेकंड, थर्ड निकाला तो आई थर्ड। इन तीनों एनर्जी का जो सम आता है वो बहुत ज्यादा आता है, तो इन्वेस्टमेंट तो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा, और जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा वो बहुत कम। तो ऐसा कंपाउंड तो कोई बनता ही नहीं है, तो फिर कभी भी ये B+ आयन नहीं बनेगा, इसका मतलब ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, फिर क्या बनेगा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ में आया, बोलो। आपको याद है कि हमने पढ़ा था बॉन्ड हैमर साइकिल, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए मैंने पढ़ाया था। तो कुछ एनर्जी देनी पड़ती थी, कुछ एनर्जी रिलीज होती थी, देने वाले को हमने बोला था इन्वेस्टमेंट, निकलने वाले को बोला था प्रॉफिट। हमने बोला आयनिक कंपाउंड तभी बनेगा जब इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट ज्यादा, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट कम होता है, इसलिए ये नहीं बनता। तो लिखिए बच्चों, बोरोन नेवर फॉर्म्स B+3 आयन boron never forms B+ ion because large amount of energy, is required in IE first, IE second and IE third. And this heat is not compensated, by released heat. This heat is not compensated by released heat. And that's why boron always forms कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट, मतलब
बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बोरॉन कभी भी क्या नहीं बनाएगा, बी प्लस चेन, क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, आउटपुट कम, तो घाटा हो गया एक तरह से इसमें। चलिए अब लिखो नेक्स्ट डेंसिटी। नेक्स्ट लिखो बच्चों डेंसिटी। कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें कोई कुछ खास बात हो। देखो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डाउनवर्ड जाता है तो मास बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम बढ़ता है, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए? डाउनवर्ड जाने पर मास एंड वॉल्यूम दोनों राइज होते हैं, लेकिन मैंने एरो ज्यादा यहाँ लगाए, मास ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम कम इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल डेंसिटी राइज हो जाएगी। समझ आओगे या लिखूं पूरा? अरे वर्डिंग में लिखाऊं या समझ आ गया? ठीक है। हाँ भैया ईएन की बात करनी है तो बोरोन की बताओ। लिथियम की कितनी होती थी याद है क्या? 1। फिर आगे बेरिलियम की आती थी 1.5, 0.5 से बढ़ती थी तो इसकी 2 आती है, फिर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। ठीक है ना? यानी यहां से यहां तक तो देखो क्या हुई? डिक्रीज। और यहां से यहां तक देखा जाए तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा एप्रिसिएबल इंक्रीमेंट नहीं है। डाटा याद नहीं करने, 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 डाटा याद नहीं करने होते। ब्लॉक्स जो है ना बच्चों, एक तरह से ये समझ लो कि अप्लाइड है प्योरिटी एंड बॉन्डिंग का। जो नॉलेज आपने वहां लिया वो अब यहाँ लगाना होता है आपको। चलिए अब आप हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले लिखो नंबर 1, हम इसकी एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विधि है ना। तो एयर के साथ क्या रिएक्शन होगी वो देखते हैं। आप मुझे बताओ एयर के साथ रिएक्ट करवाने का मतलब आप मेनली किन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि मेनली 2 ये कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ये बोरोन है, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, ठीक, तो हमें मिलता है B2O3, ये मिलेगा। वैलेंसी वाइज देखा जाए तो बोरोन की हमने क्या बोली थी, कॉमन ऑक्सीडेट 3 है ना, और ऑक्सीजन की -2, एक दूसरे के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये आएगा, अरे ये आएगा। तो ये तो हो गया देखो 2B और ये हो गया 3/2। अब एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, जैसा बोरोन है वैसे फिर एल्यूमिनियम चलेगा। अरे समझ में आया क्या? मैं जैसे देखो एल्यूमिनियम है +3, ऑक्सीजन है ऐसे लिखते हैं क्या, क्या मिल जाएगा Al2O3। अब देखो बच्चों इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपके समझ में आ जाएगा, है ना। इसको एक नाम दिया जाता है बच्चों एल्यूमिना, इसका नाम होता है एल्यूमिना, या इसी का एक नाम और होता है बच्चों, इसको बोलते हैं कोरंडम, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कोरंडम। ये जो कोरंडम है ये पता है क्या क्या होता है? ये जो हमारे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, पंडित जी पहना देना सर, नीलम, पन्ना, पुखराज, एमराल्ड, सफायर, टोपाज, रूबी, है ना,
होते हैं बच्चों। इस तरह के जो आपके प्रीसियस स्टोन होते हैं वो किन के बने होते हैं, वो इसी के बने होते हैं, Al2O3 के। और उनका जो अलग अलग कलर होता है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स के कारण होते हैं। किसी में Fe होगा, किसी में क्रोमियम होगा, किसी में निकल होगा, किसी में कोबाल्ट होगा, उनके कारण कलर आता है। ये किसका मेन कंपोनेंट होता है? प्रीसियस स्टोन का होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों एक बात ध्यान सुनना, B2O3 को है ना, अरे भाई साहब सुन लो यार, आपके काम की बात हो रही है। इसको बोलते हैं बच्चों बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड। देखो ये वर्ड सेस्क्वी कब लगता है? जब भी पर एटम 1.5 ऑक्सीजन हो तो आप ये लगा सकते हैं। कैसे पता लगा? दो बोरोन के साथ कितनी ऑक्सीजन? 3, तो एक के साथ, दो एल्यूमिनियम के साथ कितनी? 3, एक के साथ 1.5। तो मैं Al2O3 को क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये भी एक सेस्क्वी ऑक्साइड है? बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये वर्ड कब लगेगा सेस्क्वी? 1.5 ऑक्सीजन पर एटम। एकदम क्लियर बात, सही बताओ? तो हमने किसके साथ बात कर ली? अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्साइड ऑफ बोरोन है, वो एसिडिक होगा, क्योंकि आप जब इसको वाटर में डिसॉल्व होती है बोरिक एसिड बना देगा। ऑक्साइड है ना ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ये एम्फोटेरिक होंगे। यहां देखा जनाब अली ने बेकार गाया, अली और गाया आ गया इसमें। ये क्या हो जाएंगे? वो एसिडिक है, एम्फोटेरिक है, तो बचा हुआ बेसिक हो जाएंगे। नोट कीजिए। हाँ भैया, बातें नहीं। तो देखो एयर में एक तो बात होगी ऑक्सीजन की, अब दूसरी बात अपन कर लेते हैं नाइट्रोजन की, कर ले। चलिए साहब देखिए, चुप हो जाओ भैया, बात नाइट्रोजन की करते हैं। तो जैसे बताओ एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेट है +3, नाइट्रोजन की होगी तो +3 -3 यानी क्या बन गया? Ln हो गया ½ O2। इसका नाम क्या बोला जाएगा? इसका बोला जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बोला जाएगा क्या? एल्यूमिनियम नाइट्राइड बोला जाएगा। हाँ भाई लेवांस भार्गव, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से कितने मोल अमोनिया बनेंगे? हाँ, हाइड्रोलिसिस से कितने मोल अमोनिया बनेंगे? हाँ जी, खड़ा कितने बनेंगे? ये क्या लिखा है? चैंपियन। चैंपियन तो लगा नहीं तू मुझे। कितने हाइड्रोलिसिस मॉलिक्यूल काम आएंगे वाटर के? अभी मैंने थोड़े दिन पहले हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस पढ़ाई थी क्या? मैंने आपको एक पॉइंट बोला था,
जितने टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव उतने वाटर के मॉलिक्यूल काम ले लो। बोला था, सुनता नहीं है तू, बैठ जा, कोई बात नहीं, अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। टाइम बड़ों बड़ों को अक्ल ठिकाने लगा देता है बेटा। ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ठीक है। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव 3 है, हमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ही काम में लेने होते हैं, लेने होते हैं। ये इसके साथ जाएगा NH3 और ये मिल गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या मिला, 1 मोल ऑफ अमोनिया। हमने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्रेट, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, वहां 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स काम आए थे। और वैसे भी एक नाइट्रोजन दिख रहा था, एक ही मोल बनेगा, उसने बोला 0.5। हाँ जी, मेरे पास ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, हीट किया तो मुझे मिला Bn, दैट इज बोरोन नाइट्राइड, है ना। हाँ जी, खीवर सचदेव, बोरोन नाइट्राइड का कॉमन नेम बताओ साहब। बस जाकर साहब, वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया। सनफीस बिस्कुट थे सनफीस बिस्किट है ना, वो है। बेटा पढ़ ले यार। अरे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, एक इनऑर्गेनिक बेंजीन थी, क्या थी बता फिर चल, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या थी बता। इस दिन पापा में गुस्सा आ गया ना तेरे, तो सीधा क्या तोड़ेंगे तेरे वो था इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, है ना। B3N3H6 हर बोरोन और हर नाइट्रोजन में एक एक हाइड्रोजन, तो उसकी स्ट्रक्चर थी सिमिलर टू बेंजीन, आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो बच्चों इसको बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, है ना। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है ग्रेफाइट के, लिख लेना, सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट, अभी तो बोला होगा ना इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो बच्चों एक बार बताओ, अगर आप बोरोन और एल्यूमिनियम को, है ना, जब एयर के अंदर हीट करोगे तो क्या क्या बनेंगे, ऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइड दोनों बनते हैं, ऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइड दोनों बनते हैं। तो लिख लीजिए, when boron and aluminum are heated in air, then both oxide and nitride will form, ठीक है सर, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड दोनों बनेंगे। अब लिखिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन विद हेलोजेंस, हाँ नोट करो। हेडिंग डाली बच्चों, रिएक्शन विद हेलोजेंस। बच्चों बातें नहीं, प्लीज चुप हो जाओ, हटा दो। चलिए, तो हेलोजेंस जानते हो क्या, हेलोजेंस जानते हैं कौन कौन से होते हैं, FCl Bri और एक AT भी होता है, लेकिन हमारे काम के 4 ही है ना। तो देखो बच्चों सुनो, ये मैंने लिया M, ये मैंने लिया X2 में आप क्या क्या ले सकते हो, F2 Cl2 Br2 I2,
ठीक, हम जब इनको हीट करेंगे इनके साथ तो हमें मिलता है MX3 टाइप, है ना। अच्छा MX3 क्यों समझ में? इनकी वैलेंसी क्या है? +3 और हेलोजन की होती है -1, ऐसे कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पर M देखो बच्चों क्या क्या होगा, बोरोन होगा, एल्यूमिनियम होगा, गैलियम होगा, हीलियम होगा, लेकिन Tl, यस वेरी गुड। तो Tl अगर आप हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो TLX बनेगा, दैट इज मोनोहेलाइड बनेगा, नहीं क्या? और ये क्या बन गया? ट्राई हेलाइड बनेगा। अच्छा रीजन पता है क्या? Tl मोनो, क्योंकि इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर। ओके, यहाँ तक तो ठीक है मामला, नोट करो पहले। हाँ जी भैया, लिखो लिखो Tl फॉर्म्स मोनोहेलाइड, Tl forms monohalide because its +1 oxidation state is more stable than +3 due to dash dash dash. बोलो, inert pair effect, very good, due to inert pair effect. Tl forms monohalide because its +1 oxidation state is more stable than +3 dash dash dash. Remaining all elements form trihalides. Remaining all elements form trihalides. पक्का ना? चलो साहब, अब देखो बच्चों इनकी खास बात समझते हैं। हटा दूं? बच्चों ये तो पता ना हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं बोरॉन फैमिली। अब देखिए बच्चों, ये हमने ट्राईहेलाइड लिया, हमने ये ट्राईहेलाइड। अगर अपन इस ट्राईहेलाइड को देखें तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड, तो सिंपल सी बात है sp2 आ गया। अच्छा, इसका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट ही है बच्चों, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण, है ना, इट विल एक्ट एज लेविस एसिड। बच्चों लेविस एसिड उनको बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो जो लोन पे रहने की इच्छा रखते हैं बच्चों, समझ में आया? तो ये क्या है? देखो 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, ये लेविस एसिड है तो ये किस में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? तो sp2 है ना। तो sp2 में देखो बच्चों, ये s काम आ गया, 2p काम आ गई, ये इतने तो काम आ गई। इसके पास ये क्या पड़ा है? एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो इस एम्प्टी p ऑर्बिटल में क्या कर सकता है? ये लोन पेयर ले सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो अपन ऐसे बोलेंगे बिकॉज it can take lone pair of electrons in empty p orbital। ये बात समझ में आई? पहले बोलो, नोट करो। अब एक एग्जांपल आपको याद दिलाता हूं जो मैंने बॉन्डिंग में पढ़ाया था आप लोगों को।
तो बच्चों लोन पेयर के लेने से जो बॉन्ड बनता है, लेने या देने से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड। लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना। हाँ जी बच्चों, देखो सुनो, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाया था। देखो ये NH3 है बच्चों, और ये मेरे पास BF3 है क्या? तो NH3 में देखो बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, इसकी एवरेज स्टेट आई sp3। और ये कैसा होता है? ये होता है पिरामिडल, याद है क्या? 3 सिग्मा 1 लोन पेयर होता था तो पिरामिडल होता था, ये हमने बात पढ़ रखी है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसके पास है 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका एवरेज है sp2। ये होता था ट्राइगोनल प्लेनर, पक्का? अब अभी आपने बोला कि BF3 में बोरोन के पास MTP ऑर्बिटल पड़ा है, तो MTP ऑर्बिटल पड़ा है तो ये लोन पेयर से ले लेगा। तो देखो बच्चों कुछ इस तरह की पिक्चर बन जाएगी, फिर ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच में, पक्का? तो ये जो कंपाउंड बना उसमें अमोनिया एंड BF3 का क्या रेशियो है? 1:1। केमिकल बॉन्डिंग की बुकलेट में क्वेश्चन था, प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NH3 एंड BF3 इन 1:1। एक ऐसा क्वेश्चन जेई में आया है ऑलरेडी। तो बच्चे को समझ में आता नहीं कि अच्छा ये इसके अकॉर्डिंग करना है क्या, ये इसके अकॉर्डिंग करना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इस नाइट्रोजन पे क्या हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना, पहले क्या थे? 3 सिग्मा, अब 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा होते ही sp3। अब ये क्या हो गया? अब ये है ना टेट्राहेड्रल हो गया बच्चों। अच्छा BF3 की बात करें, BF3 की बात करें तो इस पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए क्या? देखो इस पे तो दिख ही रहे, इस पे भी हो गया फिर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी क्या हो गया? sp3 हो गया, तो ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। तो ये है बच्चों NH3 एंड BF3 इन 1:1, है ना? जो प्रोडक्ट बना है उसमें अमोनिया एंड BF3 का जो रेशियो है वो 1:1 है ना? नोट कीजिए। आदित्य सिहाग, H2O2 का वैलेंस फैक्टर क्या आता है? ऑक्सीडेंट। चुप हो जाओ बाकी। 2 रिडक्टेंट एज एसिड, पता नहीं, कल बताया था ना, एज एसिड भी 2 होता है, डिस्प्रपोर्शन में क्या होता है? 1। यार ये चीजें इतनी बार पूछ लेता हूं मैं, मेरे रूम भी शर्माने लग जाता है, कह रहे अब तो मान जाए यार, बच्चों की जान लेगा क्या? वर्मा जी, हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप्स की रिड्यूसिंग पावर बताइए, सबसे अच्छा कौन? उस दिन कुछ बोला भी था, ANM GNM ऐसे बोला था क्या? एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर नेसेंट हाइड्रोजन, फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एटॉमिक इसलिए होती है क्योंकि एटॉमिक में एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है ना?
चलें साहब, हटा दो, पढ़ो बच्चों, ये टाइम फिर नहीं आएगा वापस। इलेवन ट्वेल्थ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना करियर अच्छे से खुद सेटल कर सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो, है ना, आपके हाथ में। हाँ जी भैया आगे लिखो। देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ ट्राइहेलाइट्स आर कोवेलेंट इन नेचर। Most of trihalides are covalent in nature, so they can be hydrolyzed easily. एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, अगर उसमें पोलर बॉन्ड है, उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब कैसे हो जाता है समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया BCl3 का, बोरॉन ट्राइक्लोराइड बोल सकता हूं, ठीक है। देखो मैं इस पे नेगेटिव लगाऊं तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, और इस पे मैं 3 लगा दूं, क्योंकि -1 +1 +1 कितना नेगेटिव दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिएंगे, 3। ओके बच्चों, यहां से ये निकल जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि H में ये प्लस होता है और ये, तो हमें मिल गया बच्चों 3 मोल्स ऑफ HCl एंड ये मिल गया BOH की होल थ्राइस, है ना। इसको मैं बोलता हूं बोरिक एसिड। अगर मैं इसके आगे ऑर्थो लगाऊं तो क्या मैं लगा सकता हूं क्या, है ना, 3 OH है। मैंने ऐसा बताया था आप लोगों को कि इफ एन एसिड इज केपेबल टू फॉर्म मेटा एसिड देन वी कैन यूज ऑर्थो प्रीफिक्स, याद है। तो इसमें 3 OH है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेटा में अपन क्या करते थे, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल उड़ाते थे, 2 H जाएगा, तो वो अभी भी एसिड बना रहे, इसके लिए पीछे H बचना जरूरी था। हो गया क्या, बोलो समझ में आया क्या। और ये तो जानते हो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो बच्चों सुनो, मैं अब इस BF3 की सीधी सीधी लिखता हूं 3H2O, क्या मिलेगा 3HFBOH की होल थ्राइस। अब ट्विस्ट समझना यहाँ पे क्या है, देखो ये BF3 है, हाइड्रोलिसिस से HF एंड बोरिक एसिड बना। अब BF3 की जो एफिनिटी है ना, वो वाटर से ज्यादा HF के साथ होती है आपकी एफिनिटी, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, उसमें से किसी एक के साथ ज्यादा होगी, किसी एक के साथ कम होगी, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो यहाँ पे भी देखो क्या होता है कि पहले बोरिक एसिड में सिर्फ वाटर मिल रहा था, लेकिन अब जैसे हाइड्रोलिसिस होती है ये भी मिल गया, ऑप्शन आ गया भाई। आपके सामने कोई कहते कि साहब टिंडे की सब्जी और ये पनीर की सब्जी है, तो टिंडे को अपन क्रॉस मारेंगे ज्यादातर, ऑप्शन होता है, तो फिर अपन ये होगा। अब पहले सिर्फ वाटर था, अब HF भी बन गया, जैसे HF बना देखो क्या होगा, ये BF3 इस HF के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा क्यों कर जाएगा समझो, BF3 में अभी भी क्या एमटीपी ऑर्बिटल है क्या, तो ये HF में F माइनस है, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। अरे BF3 में भी अपन ऐसे ऑर्बिटल बनाए थे 3, एक खाली पड़ा था, तो ये इसके साथ इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या, लेती पहले 3 F कितने हो गए 4, तो ये हो गया H, देखो BF4 माइनस हो गया, और माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा H प्लस जुड़ जाएगा। समझ में आई बात, आई क्या। अब देखो बच्चों वहां कितने HF है, 3 है क्या। अगर मैं इन तीनों को यूज लूं तो यहां मैं 3 लगाऊंगा, तो इधर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, समझ में आया। अरे ये समझ में आई क्या। अब अगर मैं इसकी नेट इक्वेशन लिखता हूं, तो नेट इक्वेशन देखो कितने हो गए, 4 मोल्स ऑफ BF3, 3 मोल्स ऑफ H2O, हमें मिला, ये भी 3 बन जाएगा फिर 3 तो इधर भी 3 होगा, 3 मोल्स ऑफ HBF4। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो प्लस और माइनस,
एंड साथ में मिल गया BOH की होल सीरीज। क्या ये रिएक्शन समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई? BF3 की किसके लिए एफिनिटी ज्यादा है, वाटर या HF है? रीजन भी समझ लो उसका, देखो बहुत सिंपल है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है साहब, तो छोटा साइज वाला बॉन्ड क्या बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, समझ में आएगी बात? अब देखो बच्चों इसमें क्या ट्विस्ट है समझो। इसके कितने मोल है? हैं? इसके कितने मोल बने? कॉम्प्लेक्स के बने 3 मोल। और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट सिर्फ, हाइड्रोलिसिस वाला तो प्रोडक्ट यही है ना, जहां वाटर का वही तो हाइड्रोलिसिस होता है। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, 4 मोल लिए, 4 मोल से सिर्फ एक ही मोल हाइड्रोलाइज हुआ। तो मैं अगर ऐसा बोलूं मैं कि अगर ये 100% है तो ये 75%, ये तो क्या इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। कैसा हो रहा है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, पार्शियल। रीजन ये है कि BF3 की HF के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है साहब। तो जैसे ही रिएक्शन में HF बनेगा, अब वो वाटर को छोड़कर वो HF के साथ रवाना हो लेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बच्चों समझ आया मामला? बोलो। तो नोट करो, इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक ये है, एक आगे हो रहेगा बच्चों SiF4। BF3 अगली जो अपन पढ़ेंगे ना फैमिली, उसमें आएगा सिलिकॉन का, उसमें भी सेम ही पिक्चर हो जाएगी। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल समझ गए? कुछ मोल्स गए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, कुछ मोल्स गए हाइड्रोलिसिस में, है ना? श्लोक आहूजा, T4O10 का हाइड्रोलिसिस से क्या बना था? हाँ भाई वासुदेव जी, अब नहीं बताओगे? हाँ बताओ कितने? T4O10 की 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है? हाँ भैया लिखिए, लिखिए BF3 रिप्रेजेंट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस, BF3 represents partial hydrolysis because BF3 has more affinity, BF3 has more affinity for HF than H2O, then H2O. BF3 has more affinity for HF than H2O. So complex formation reaction, dominates ओवर हाइड्रोलिसिस, है ना? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, जिसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन डोमिनेट्स ओवर। चलिए साहब, पिक्चर क्लियर हुई? कुछ दो एक कंपाउंड होंगे, एक आपका BF3 आ गया, एक लेटर और नेक्स्ट फैमिली में आएगा SiF4। ये दोनों बड़े फेमस एग्जांपल है। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं AlCl3,
ठीक। AlCl3 में कितनी क्लोरीन दिख रही है? 3 क्लोरीन दिख रही है ना, 3H2O। क्या मिल जाएगा? AlOH की होल थ्राइस 3 मोल्स ऑफ HCl। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि AlCl3 की एक बोतल है सामने, ठीक है, इसमें ये AlCl3 आपने डाल रखा है, ठीक, और इसको इस तरह से आपने क्लोज कर रखा है। अब अगर मान लीजिए गलती से ये पूरा ढंग से अच्छे से क्लोज नहीं किया, टाइट नहीं है, तो क्या होता है कि बच्चों यहां पर आपको है ना व्हाइट फ्यूम्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, है ना, तो कोई भूत वूत नहीं है, ध्यान रखना। अब ये व्हाइट फ्यूम्स क्यों? देखो बच्चों, जैसे ही आपने इसको ढंग से टाइट नहीं किया, एयर टाइट नहीं है, तो एयर अंदर एंटर करेगी, एयर के साथ मॉइस्चर कंटेंट भी तो जाएगा, जाएगा बच्चों। तो जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट गया, वो इसका करना शुरू करेगा हाइड्रोलिसिस। क्या बनना? HCl। अगर आप लोगों को याद हो ना, HCl जो था ना, वो मोस्ट वोलेटाइल हेलोजन एसिड था क्या? सही बताओ, है ना, याद आ गया? HF, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl लिखा था हमने एक ऑर्डर। वो चीजें कितनी लिंक होती हैं, अगर वहां ढंग से पढ़ा रहे तो आपको यहाँ लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप दिमाग लगाओ और एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते जाओ। अब मुझे बताओ बच्चों, व्हाइट फ्यूम्स बना? व्हाइट फ्यूम्स बना क्यों बना? क्योंकि AlCl3 का यहाँ हाइड्रोलिसिस हुआ, हमें मोस्ट वोलेटाइल हेलोजन एसिड मिल गया, ठीक है। तो समझ में आ गया रीजन? पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको लिखा। अच्छा, AlCl3 कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट या आयनिक? कोवलेंट है, हाँ जी। और AlF3 आयनिक, हाँ ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ फ्लोराइड्स जो होते हैं ना, वो आयनिक होते हैं, मोस्ट ऑफ फ्लोराइड्स 99.99% केसेस में। तो AlCl3 का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन AlF3 का कंप्लीट है, क्योंकि फिर आयन ढूंढोगे आप Al+3 और F माइनस, Al+3 में होता है कंप्लीट, कौन मना करता? हाँ भैया लिखो। अब आपको समझ में आता है कि पीरियोडिक बॉन्डिंग में ज्यादा टाइम क्यों लगता है ना, क्योंकि ये चीजें वहां ये काम आ रही है। तो एक तरह से वो मैंने आपको पहले बोला था, ये इन्वेस्टमेंट है, 2 चैप्टर आप इनऑर्गेनिक में। हाँ भैया लिखिए। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, in the presence of moisture content, AlCl3 is hydrolyzed. AlCl3 is hydrolyzed and gives white fumes of HCl, है ना, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl। अब ये बोतल के मुंह पर ये जो समझ गए होंगे। हाँ भैया, अच्छा ध्यान रखना, मॉइस्चर कंटेंट का मतलब वहां पर H2O कम अमाउंट में, ठीक है ना, मॉइस्चर कंटेंट है तो कम ही है, इतना तो है नहीं कि पूरा डिसॉल्व हो गया। तो मॉइस्चर कंटेंट का मतलब आप ध्यान रखना, ये आपका अभी किस में, कम अमाउंट में है। अब मान लो मैं इसको ना, मैंने AlCl3 के साथ जो वाटर है ना, वो एक्सेस में ले लिया, ठीक है। तो जैसे मैं एक्सेस में लूंगा ना, वो इस तरह से बन जाएगा, देखो बच्चों, AlCl3.6H2 ऐसा बना देगा बच्चों। ये आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो
AlH2O6Cl3। ठीक, अब देखिए बच्चों ये एग्जैक्टली कैसा है, ये Al+3 है, इसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। हो गए बच्चों 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये मिला हमें। अब एग्जैक्टली अगर 6 वाटर के मॉलिक्यूल ये इसके साथ अरेंज हो गए, ठीक है ना, तो श्लोक आहूजा यहाँ एल्यूमिनियम के हाइब्रिडेशन स्टेट बताइए। हाँ जी, जोर से बोलो। sp(d2), हाँ, और इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, हाँ जी बोलो बोलो जल्दी बोलो। ऑक्टाहेड्रल हो गया बच्चों ये, है, ये देखो ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा होगा आप लोग, ये स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं है, आया समझ में। अब देखो बच्चों सुनो, पहले ये नोट करो फिर एक चीज समझानी मुझे। आर्यन विष्णु AlCl3 कैसा हैलाइड है, कोवलेंट या आयनिक, कोवलेंट, वेरी गुड। एक पॉइंट लिखा देगा, कोवलेंट हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है या नहीं होता है? क्या लिखा था, मोस्ट ऑफ ट्राई हैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर एंड दे आर हाइड्रोलाइज्ड इजीली। अभी अभी मना कर रहा है, ऐसा मत करो यार, अभी तो बोला। हाँ भैया, चलिए देखिए अब क्या है आगे मामला, नोट कर लिया क्या? ये बॉन्ड पता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चों। अब तो हटा दूं। अब देखो बच्चों जो काम की बात है वो ये है, सुनो, अगर मैं इस AlCl3.6H2O को हीट करूं तो क्या ये मुझे मिल जाएगा क्या? हाँ जी मिल जाएगा, ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब क्यों नहीं मिलता है वो समझते हैं अपन। देखो बच्चों, समझना बच्चों, काम का पॉइंट है, आगे काम आएगा आपके और 12th में भी। जब भी कोई आपका हाइड्रेटेड हैलाइड है, ठीक है, और वो कोवलेंट नेचर का है, समझना मेरी बात, हाइड्रेटेड हैलाइड है, हाइड्रेटेड हैलाइड है और कोवलेंट नेचर का, कोवलेंट भी है। आप अगर उसको हीट करोगे ना, तो हीट करने पे उसका होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा क्लोरीन हटेगी, उसकी जगह OH आएंगे, आएंगे, ठीक है ना। तो वो बनेगा, पहले तो बनेगा साम हाइड्रोक्साइड, बनेगा हाइड्रोक्साइड, और हीट करने के कारण आपको पता होगा हाइड्रोक्साइड आगे ऑक्साइड में चला जाता है, पता है क्या, OH OH होते हैं तो ऑक्साइड में चले जाते हैं, समझ में बात। अगर हाइड्रेटेड हैलाइड है, वो कोवलेंट नेचर का है, तो पहले हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड बन जाएगा, पक्का, ठीक है सर। अच्छा, अगर वो आयोनिक हाइड्रेटेड हैलाइड है,
है ना। तो उसका देखो यहाँ तो क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ ना साहब, लेकिन यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस। तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा बच्चों एनहाइड्रस हैलाइड, और यहां से आपका वाटर कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा। पहले ये पॉइंट लिखो, फिर मैं आपको रिएक्शन से इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या। ये लिखो पहले दोनों, ये दोनों पॉइंट काम के बच्चों, दोनों पॉइंट काफी काम के हैं, क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेंगे ये आपकी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोवेलेंट है और कौन सा आयनिक है। कोवेलेंट की क्या होती है, हाइड्रोलाइज होने की प्रॉपर्टी होती है। आयनिक, आपने आयनिक पढ़ा तो अगर याद होगा, तो जब एसिड एंड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते थे तो दोनों तरफ रिस्पेक्टेड रहने थे तो कैंसिल हो जाता ना, हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं था ना। एनएसीएल क्या होता है क्या। चलो अब देखो मैं इसको समझाता हूँ ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बात को डिस्कस कर लेते हैं। आप बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, पक्का ना। ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ओके, नोट कर लिया तो हटा दो, पक्का हटा दो। चलो देखो सुनो, मैंने ये लिया बच्चों, देखो AlCl3.6H2O, ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर बोला बोला कि भैया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, मैंने इसलिए पहले से दो ले लिए इसको, ले ली। अब मुझे एक चीज समझाइए बच्चों, अगर मैं इसको हीट करता हूं, हीट करने पे देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Al2O3। मैंने बीच वाला एक बार हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा, मैं समझा दूंगा वो भी। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कितने ऑक्सीजन काम आ गए, 3 काम आ गए। अच्छा ओवरऑल अभी 6 और ये 2, तो 12 ऑक्सीजन थी, 3 काम आ गई, पीछे वाटर कितना बचा, 9। तो यहाँ 9 मोल्स ऑफ वाटर लिख दीजिए। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, इधर से 3 क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल की 2 की हो गई 6, तो क्या यहाँ पे 6HCl बन गया होगा क्या। हम ऐसे भी सोचो, बट एकदम सही बात है। AlCl3 का जब आपने अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोलिसिस किया था, तो क्या 3 मोल्स ऑफ HCl बना ही देगा। चेक करो ऊपर रिएक्शन लिखिए आपने, अरे लिखिए ना, AlCl3 ये, तो आपने ये बनाया था AlOH की होल थ्राइस 3 मोल्स ऑफ HCl। मान लीजिए मुझे इसकी 2 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आगे 2 लगा दूंगा, है ना। फिर ये AlOH की होल थ्राइस, इसके 2 मोल लेके आप हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा, Al2O3 प्लस 3H2O। मिल जाता है नहीं मिल जाता, समझ में आएगा। तो पहले हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड याद करो ऐसे बच्चों, देखो ये जैसे आपके 6OH है, यहां से देखो एक वाटर बना, दूसरा वाटर बना, तीसरा, कितनी ऑक्सीजन बची, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन बची कि नहीं बची, ऐसा मैंने पहले भी कहीं बताया था। समझ में आया मामला। तो अगर आपका हाइड्राइड क्या है, सॉरी अगर आपका हैलाइड कोवेलेंट है और हाइड्रेटेड है, तो हाइड्रोलिसिस से ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है, तो हाइड्रोक्साइड क्या होगा, हैंड टू हैंड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आएगा, सही बताओ एकदम। अब देखो बच्चों, जैसे हमारा AlCl3 था ना, वैसे हमारा FeCl3 होता है। ये एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं, बात वही है, समझ में आएगा तब अप्लाई करते हैं। तो आदित्य सियाग Fe के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। ध्यान है ना, वही ऑक्साइड बनेगा जिस स्टेट में ये होता है। Fe कौन से स्टेट में, +3, तो +3 वाले ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ।
अरे सियाग बोल। एफी। आदित्य बोलो, आदित्य सियाग है। अरे बालक, भूख लग गई क्या? ये तो यार 9 में सिखाते हैं आपको, फेरिस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूब्रिक, Fe2O3 होता है। यही बोलना था। हाँ बताओ, मैं झूठ हूँ कैसे इसे बताना। कुछ तो खाया था ना इसने। तो मुझे बनाना है बच्चों Fe2O3 माध्यनिक बनाना है। तो 2 लगा दूंगे इसके आगे, बाकी सारा कुछ वही तो है। 9H2O 6HCl, एकदम अच्छे से। अब बताओ, मेरे पास MgCl2 डॉट 6H2O है बच्चों, है। अच्छा, अभी एक दिन पहले है ना हाइड्रोजन में अपने एक पॉइंट लिखा था, हाइड्राइड्स ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम है बोलो क्या सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। सोचो, जब हाइड्राइड में कोवेलेंट कैरेक्टर हो गए, चलो छोटा सा H माइनस है, तो क्लोराइड में तो फिर धुंधला केस होंगे ना। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो कोवेलेंट उसमें होंगे बच्चों। तो अब एक चीज समझाओ मुझे, अगर ये कोवेलेंट है तो जब अपन इसको हीट करेंगे ना, तो क्या एनहाइड्रस मिलेगा क्या? मिलेगा एनहाइड्रस? एनहाइड्रस पूछ रहा हूं मैं। क्या किसके लिए हाँ भर रहे हो? अब देखो बच्चों, ऑक्साइड बनेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होता है? MgO। एक ही तो मैग्नीशियम चाहिए आपको, तो फिर हमें इसके आगे 2 लगाने की कोई जरूरत है? ओके, कितनी ऑक्सीजन काम आ गई? एक, यानी एक तरह से एक वाटर का मॉलिक्यूल काम आ गया, तो पीछे बचे कितने? और क्या HCl बन जाएंगे? 2HCl बन गए, बन गए। अब देखो, अगर आपने एक रिएक्शन सीखी तो आप ऐसे रिएक्शंस जो भी आ जाए कोवेलेंट की लिख सकते हो बच्चों। अब देखो बच्चों, ये बताओ, BaCl2 डॉट 6H2O। अब देखो बच्चों, बेरियम है ना बहुत नीचे आता था, काफी नीचे आ गया ना, तो ये कोवेलेंट नहीं रह पाता। ये आयनिक होता है बच्चों। ये कैसा है? आयनिक इन नेचर है। आपको पता है क्या बच्चों, केटाइन का जैसे जैसे साइड बढ़ता जाएगा ना, केटाइन का साइज, तो कैरेक्टर आयनिक होते जाएंगे। तो अब आप इसको हीट करोगे ना बाबू, क्या मिलेगा? BaCl2 प्लस 6H2। जो मैंने 2 पॉइंट लिखा है आपको समझ में आए? क्या समझ में आए बताओ? अरे क्या समझ में आए ना बाबू? हाँ, अगर हाइड्रेटेड कोवलेंट हैलाइड है, हाइड्रोलिसिस में ऑक्साइड बनेगा, और अगर हाइड्रेटेड आयनिक है तो एनहाइड्रस, मतलब वाटर हटा दो बाकी लिख दो। ठीक है, नोट करो। आप बताओ, अगर जिंक का क्लोराइड हीट किया मैंने, जिंक का क्लोराइड आयनिक है कोवलेंट? कोवलेंट होता है, आयनिक नहीं होता। जिंक तो वैसे डी ब्लॉक में है ना, तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बन जाएगा उसका, है ना। पहले जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा ZnOH की ऑल्ट्राइज, फिर बन जाएगा ZnO। आयनिक मेनली कौन बनाते हैं? एस ब्लॉक के बनाते हैं। एस ब्लॉक में भी फर्स्ट के बनाते हैं, उस टाइम बेचारा लिथियम नहीं बनाता। आयुष दतरवाल, हाइड्रोजन के न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स कौन कौन से थे? दतरवाल साहब मत करो यार, आपके पापा को बड़ी उम्मीद है आपसे।
कि मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा। क्या ऐसा मत कर यार। एक दिन पढ़ा था, याद है? एक दिन मैंने पूछा था तो उस दिन बड़े खतरनाक खतरनाक रिप्लाई आए थे ऑर्थोपेरा पे। वो मैंने शायद इंजीनियरिंग पे पूछा था। यही साहब थे उस दिन। चलो हेडिंग डालो बोरिक एसिड। टाइम हो गया, 1 मिनट देखते हैं, अभी 1 मिनट है। देखो बच्चों, ये बोरिक एसिड होता है। बोरिक एसिड में बोरोन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके एवरी साइड आ गई sp2, है ना? और ये OH, इसके पास 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, इसकी आ गई sp3। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि बोरिक एसिड जो है ना वो प्लेनर मॉलिक्यूल है ना? अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर आप एक तरफ तो कह रहे हैं sp3, एक तरफ कह रहे हैं sp2, फिर प्लेनर बोल रहे sp3 तो प्लेनर होता नहीं। लेकिन आपको पता है क्या बच्चे, उसमें 2 लोन पेयर हैं। तो जब आपने वाटर को देखा होगा इस तरह से, तो बेंट स्ट्रक्चर जो होती है वो तो प्लेनर ही तो होती है। मैंने आपसे क्या बोला, जब भी 3 एटम है ना उनको एक लाइन में होना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत उनको अलग अलग लाइन में ले जा ही नहीं सकती। ये 3 इस तरह से बच्चों, मान लिया सर, अब छोड़ दो हमें। चलो नोट कर लो, बाकी कर लेते हैं। बोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या था? ऑर्थोबोरिक एसिड। क्यों? हाँ, क्योंकि ये मेटा एसिड बनाने में काबिल है। लो साहब, ऐसा क्या लिख रहे हो?